नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे एक नया विषय। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास। साथियों, अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास ये दोनों विषय अवश्य पढ़ने पड़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तो साथियों, अगर आप शिक्षक बनने की किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ही शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास शिक्षक बनने का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास। साथियों, अगर आप रीट परीक्षा में बैठना चाहते हैं या फिर टीचर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनकी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, टीजीटी, पीडीटी, पीआरटी वगैरह, इन सभी शिक्षक प्रतियोगिताओं में, या फिर शिक्षक बनने से पूर्व जो प्रशिक्षण होता है, बीएड, डीएलएड या एसटीसी, बीएसटीसी, जिसको कई नामों से, जेबीटी, जिनको कई नामों से जाना जाता है, इन सभी परीक्षाओं के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो साथियों, एक नई कक्षा हम शुरू करने जा रहे हैं, एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपका बहुत समर्थन हमको इस विषय पर, बहुत प्यार आपका हमको इस विषय पर मिलेगा। तो साथियों, हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों की जो कक्षाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, तो साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग अर्थ में जानेंगे। यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्द हैं, दोनों में से हम मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान को जानेंगे। तो आज की जो कक्षा अपनी है, मनोविज्ञान की ये कक्षा हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान की आज की कक्षा में हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषाएं और मनोविज्ञान का महत्व। इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इन 4 बिंदुओं के माध्यम से मनोविज्ञान को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और आज का जो मनोविज्ञान टॉपिक हमारे पास है, उस मनोविज्ञान का हम सबसे पहले इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुई, उसका इतिहास कितना पुराना है। तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है उसके यदि इतिहास की हम बात करें तो हमें आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जाना होगा। यानी लगभग 2000 वर्ष पूर्व, और लगभग 2000 वर्ष पूर्व यदि हम बात करें तो हम अरस्तु का जो समय था, जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनकी बात करते हैं। तो अरस्तु के समय में, जो ये दार्शनिक थे अरस्तु, इनके समय में मनोविज्ञान जो था, यानी कि अरस्तु के समय में जो मनोविज्ञान था, वो मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी। मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र की शाखा। यानी कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। यानी कि मनोविज्ञान अलग से कोई विषय नहीं था। कब? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की हम बात करें तो अरस्तु के समय की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसको पढ़ा जाता था। और इसी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही जो मनोविज्ञान था
उसने अपना जीवन आरंभ किया और कई सौ सालों तक जो मनोविज्ञान का अध्ययन था वो किसके रूप में होता रहा? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ही इसका अध्ययन भी होता रहा था। किंतु यदि हम आज की बात करें तो अब जो मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान एक शुद्ध अनुशासन रूप धारण कर चुका है, एक शुद्ध अनुशासन का रूप, शुद्ध अनुशासन का रूप धारण कर चुका है। यानी कि यदि वर्तमान की बात करें अब तो ये एक व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। किसका विज्ञान बन चुका है? एक व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। यानी कि मनोविज्ञान ने अपनी यात्रा, जीवन यात्रा प्रारंभ की दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में और कई सौ सालों तक मनोविज्ञान को यानी साइकोलॉजी को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता रहा? मनोविज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता रहा। यानी पृथक से मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा जाता था प्रारंभ में, उसको एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। हम यूँ कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था वो एक स्वतंत्र विषय नहीं था, उसको दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। लेकिन बदलते युग में यानी वर्तमान युग की हम बात करें तो ये मनोविज्ञान जो है शुद्ध अनुशासन का रूप धारण कर चुका है और यानी व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। तो अब व्यवहार का विज्ञान बन गया और इस पर जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा से अलग निकाला, बाहर निकाला। यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया। किसको? इसको, यानी बाहर निकाला मनोविज्ञान को। किससे? दर्शन शास्त्र से अलग किया और इसको पृथक करने का यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से निकालने का जो गौरव है वो प्राप्त होता है अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। यानी कि विलियम जेम्स को, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया, अलग किया। यानी कि दर्शन शास्त्र के शिकंजे से बाहर निकाला मनोविज्ञान को। किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने, इस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया। यदि हम विलियम जेम्स के समय की बात करें तो विलियम जेम्स का जो समय माना जाता है वो 1842 से 1910 तक माना जाता है। ये विलियम जेम्स के समय की हम बात कर रहे हैं तो 1842 से 1910 तक इनका समय माना जाता है। तो साथियों एक बार पुनः रिवाइज करते हैं कि जो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। और समय अरस्तु का ले लेते हैं हम, जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनके समय में जो मनोविज्ञान के हम जनक की बात करें तो अरस्तु को ही माना जाता है, क्योंकि उनके समय में ही मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। लेकिन तत्समय यानी उस समय मनोविज्ञान जो थी वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था और कई सौ वर्षों तक दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता रहा। लेकिन बदलते युग में आज मनोविज्ञान जो है वो शुद्ध अनुशासन का रूप धारण कर चुका है और व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। अब हम ये बताते चलें कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया, यानी कि ऐसे कौन वैज्ञानिक थे, कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया, पृथक किया, यानी कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व हमारे सामने रखा। तो वो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिनका समय 1842 से 1910 ईस्वी तक माना जाता है। तो साथियों विलियम जेम्स को श्रेय जाता है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का। जो विलियम जेम्स थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी किसने? विलियम जेम्स ने। और कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो दर्शन शास्त्र से
मनोविज्ञान को पृथक करने का श्रेय है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, 1890 ईस्वी में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अब विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया किसको, मनोविज्ञान को। तो वहाँ से ही मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अलग होकर अपना एक जो परिवर्तित रूप था उसको प्रारंभ किया और निरंतर उसका विकास होता रहा। तो अब हम जानेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। साथियों बहुत डिटेल के साथ आपको ये कक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, आप ध्यानपूर्वक सभी जो वीडियो है ये पूरा वीडियो देखें। तो अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। साथियों मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो यदि हम शाब्दिक रूप से बात करें तो जो मनोविज्ञान है, यानी कि ये जो मनोविज्ञान है ये अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी इस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनोविज्ञान के अर्थ की बात करें तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, और उसी का हिंदी रूपांतरण क्या है, मनोविज्ञान है। लेकिन अब ये जो साइकोलॉजी शब्द, ये वाला, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा किससे हुई, यूनानी भाषा से हुई। यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकोलॉजी यूनानी भाषा से आता है, उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई। दो शब्द यूनानी भाषा के कौन से हैं, वो दो शब्द हैं, यानी कि यदि हम बात करें कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनाए, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं, तो एक तो है साइके, एक कौन सा है, साइके, और एक शब्द है लोगोस। साइके प्लस लोगोस, ये दो शब्द हैं, और ये दोनों की दोनों जो भाषा, जो शब्द हैं वो यूनानी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं, यानी ग्रीक भाषा, यूनानी ग्रीक जो भाषा है इस भाषा के शब्द साइके प्लस लोगोस। अब साइके प्लस लोगोस दोनों से मिलकर साइकोलॉजी बना, और साइके प्लस लोगोस यानी साइके का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो साइके है, इस साइके का अर्थ होता है आत्मा। इस साइके का अर्थ क्या होता है, आत्मा, अर्थात सोल, क्या होती है, सोल। और जो लोगोस शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन, यानी कि स्टडी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, साइके प्लस लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा यानी कि सोल, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन, यानी मनोविज्ञान में किसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ये हुआ साइके और लोगोस दो शब्दों का शाब्दिक अर्थ, अर्थात आत्मा का क्या हो गया, अध्ययन हो गया। तो इस प्रकार प्रारंभ में मनोविज्ञान को, यानी प्रारंभ की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था वो किसका अध्ययन था, वो आत्मा का अध्ययन था। किसका अध्ययन था, आत्मा का अध्ययन। कौन, मनोविज्ञान। यानी प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था वो केवल किसका अध्ययन था, आत्मा का अध्ययन था। लेकिन ये बात प्रारंभ की है, ठीक है, कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, और धर्म ग्रंथों में भी जो आध्यात्मिक सत्ता का वर्णन किया जाता था उसे आत्मा कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उस समय के जो शिक्षाविदों की जो धारणा थी वो ये थी कि आत्मा जो है वो मनुष्य की उच्च मानसिक क्रिया है, ठीक है। तो उसे जैसे चिंतन करना, कल्पना, तर्क, आत्मनिर्देशन आदि, तो इन सब के लिए जो आत्मा है वो उत्तरदायी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा के अध्ययन के रूप में ही मनोविज्ञान को प्रारंभ में जाना गया। लेकिन
मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान के अर्थ में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और मनोविज्ञान के अर्थ में जो परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ? किस प्रकार से मनोविज्ञान ने अपना अर्थ परिवर्तित किया? हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान का अर्थ। तो देखो, मनोविज्ञान का अर्थ प्रारंभ में क्या था? आत्मा का अध्ययन। लेकिन धीरे धीरे उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे अर्थ में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का क्या है? एक शाश्वत नियम है, यानी परिवर्तन शाश्वत है। इसी प्रकार जो समाज का विकास है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। तो हमारे समाज के विकास में भी परिवर्तन मनुष्य के ज्ञान के साथ साथ होता रहा है। ऐसे ही जो मनोविज्ञान है उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता आया है। और मनोविज्ञान के अर्थ में जो परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान सबसे पहले अभी हमने बात की नंबर 1 कि जो मनोविज्ञान है उसको मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अध्ययन था? प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन था? आत्मा का अध्ययन था। ये प्रारंभ में इसका अर्थ लिया जाता था आत्मा के अध्ययन से, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? और आत्मा का अध्ययन यदि हम करें बात, तो कौन आत्मा का अध्ययन मानता था? तो देखो, आत्मा के अध्ययन की बात करते हैं तो एक नाम आता है अरस्तु का निकलकर। कौन थे? अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते, ये जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? आत्मा का अध्ययन माना। अरस्तु ने, प्लेटो ने, देकार्तों ने, इन्होंने आत्मा का अध्ययन माना। और जिस आत्मा का अध्ययन माना, तो आत्मा के अध्ययन की हम बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि आत्मा और परमात्मा की व्याख्या करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंतर्गत आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की व्याख्या करना, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन हम बात करें जो अरस्तु, प्लेटो, ये सारे के सारे यूनानी दार्शनिक थे। अब इसके अनुसार मनोविज्ञान का जो मुख्य कार्य था वो आत्मा के विषय में विचार करना था, यानी कि आत्मा के विषय में क्या करना है? विचार करना है, उसके बारे में अध्ययन करना है। किंतु जो परिभाषा उन्होंने दी, यानी आत्मा को अध्ययन का विषय मान करके जो परिभाषाएं अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने दी, वो बड़ी अस्पष्ट थी। जो इन्होंने परिभाषाएं दी आत्मा की, तो वो कैसी थी? बड़ी अस्पष्ट थी, यानी वो स्पष्ट नहीं थी, ठीक है। क्योंकि दार्शनिक इस बात का उत्तर ना दे सके, ये जो दार्शनिक थे ये इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, यानी कि इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। जब इनसे पूछा गया कि अगर आप मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं तो आत्मा क्या है, क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? तो इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दे सके कि आत्मा क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, तथा उसका आकार कैसा है। आत्मा का आकार कैसा है, आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा का रंग कैसा है, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाए। तो जब वो इसका उत्तर नहीं दे पाए तो इस परिभाषा को, यानी मनोविज्ञान के इस अर्थ को, यानी आत्मा का अध्ययन जब माना जाता था, उसको फिर धीरे धीरे नेग्लेक्ट किया जाने लगा, यानी कि उस अर्थ को लोगों ने, यानी दार्शनिकों ने, वे मनोवैज्ञानिकों ने मानने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने मना कर दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्पष्ट नहीं है, आत्मा का रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, इस सब बातों को ये जो आत्मा का अध्ययन मानने वाले दार्शनिक थे वो स्पष्ट नहीं कर सके। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो ये अर्थ था उसको स्पष्ट कर दिया, यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का जो अध्ययन माना जाता था वो बात थी 16वीं सदी की। किसकी थी? 16वीं सदी की, ठीक है। यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो अर्थ था पुराना जो चला रहा था, 16वीं सदी में इसको क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? इसको इनकार कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। अर्थात 16वीं सदी में
अस्वीकार कर दिया गया। क्या? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मानने से अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब आत्मा का अध्ययन नहीं माने तो किसका अध्ययन माना जाए? तो फिर साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को उसके बाद मन का विज्ञान माने जाने लगा। कुछ दार्शनिक विचारक मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है, यानी कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि किसका विज्ञान है? ये मन का विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, बात 17वीं शताब्दी की है, 17वीं सदी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। अब मन का विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि जो आत्मा का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक थे वो आत्मा का रंग रूप आकार स्पष्ट नहीं कर सके, तो उसको नकार दिया गया और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और मन का विज्ञान जब कहा तो एक इनमें सबसे पहले नाम आता है इटली के एक दार्शनिक का, जिनका नाम था पोम्पोनोजी। एक दार्शनिक, एक मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी, जो कि कहाँ के थे? इटली के थे। इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, यानी कि पोम्पोनोजी ने क्या कहा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। ठीक है, पोम्पोनोजी ने कह दिया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है, तो मन का विज्ञान बता दिया। और एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव डाली। जॉन लॉक ने ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव डाली थी, ब्रिटिश मनोविज्ञान की नींव। तो इन्होंने इसको क्या कह दिया कि ये मन का विज्ञान है। और 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता रहा, यानी कि 18वीं शताब्दी तक मन का विज्ञान, जो मनोविज्ञान था वो किसका विज्ञान रहा? मन का विज्ञान रहा। कब तक? 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 16वीं शताब्दी में तो क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में क्या कहा? मन का विज्ञान। और ये मन का विज्ञान कब तक चलता रहा? कब तक मानते रहे? 18वीं शताब्दी तक इसको मन का विज्ञान मानते रहे। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि मन का क्या स्वरूप है। जैसे पहले प्रश्न उठा कि भाई आत्मा का रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, ऐसे ही फिर ये सवाल उठने लगे कि मन का विज्ञान तो मान लिया, लेकिन मन का स्वरूप कैसा है, कि जो मन है वो मन का स्वरूप कैसा है। ये प्रश्न उठा कि मन का स्वरूप कैसा है, मन में किस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, ये भी प्रश्न उठा। मन कहाँ स्थित है, यानी कि मन कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न उठा। उसका आकार क्या है, यानी इस मन का आकार क्या है, ये प्रश्न उठे। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया। किसको? मन का विज्ञान, इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया कि ये परिभाषा भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न तो यह पता मन कहाँ स्थित है, न यह पता मन का स्वरूप कैसा है, न मन का आकार पता, न ये पता कि मन में किस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, उसका आकार क्या है, ये सब कुछ स्पष्ट नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान भी नहीं हो सकता, यानी इस परिभाषा को भी क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? बात हो गई 18वीं शताब्दी तक, यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया, और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, और 18वीं शताब्दी तक उसको मन का विज्ञान माना जाता रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फिर कहा गया कि मनोविज्ञान
चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। अब देखिए, गौर करने वाली बात है कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि चेतना का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। बात आती है 19वीं शताब्दी की। ये कौन सी शताब्दी की बात हुई? 19वीं शताब्दी। क्योंकि हमने कहा कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया और 18वीं शताब्दी तक उसको मन का विज्ञान कहा जाता रहा, लेकिन जब उसको स्वीकार किया गया तो फिर 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? चेतना का विज्ञान कहकर संबोधित किया। और चेतना के विज्ञान की यदि हम बात करें तो एक नाम आता है विलियम वुंट का। विलियम वुंट, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। और इनके साथ साथ अन्य समर्थक जो थे इसके, वो थे विलियम जेम्स और जेम्स सली। देखिए, याद रखिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सबसे पहले अरस्तु, जॉन लॉक, देकार्ते, ये थे। अरस्तु थे और प्लेटो थे। जॉन लॉक नहीं था, सॉरी, अरस्तु था, प्लेटो था और देकार्ते थे। ये आत्मा का अध्ययन मानते थे मनोविज्ञान को। और पोम्पोनियो ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। इसके बाद विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली, इन्होंने चेतना का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी की बात है। तो इन समर्थकों ने, इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मान लिया। अब चेतना का विज्ञान यानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने कहा कि भाई चेतना की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनकी वर्णन और व्याख्या हो सकती है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस का है, एक साइंस है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो चूँकि अब जो चेतना है ये केवल अनुभव का विषय था। चेतना क्या थी? केवल अनुभव का विषय, यानी अनुभव कर सकते हैं इसको हम। चेतना को देखा तो जा नहीं सकता, ठीक है। और कुछ मनोवैज्ञानिक को मानना है कि भाई ये जो परिभाषा है ना, जो चेतना की परिभाषा जो है, ये भी क्या एकांगी है, क्योंकि इस परिभाषा में मन के केवल चेतन स्तर पर ध्यान दिया गया है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान अचेतन और अर्धचेतन प्रक्रियाओं का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इस प्रकार चेतना का विज्ञान इस बात को भी नकार दिया गया। और जब इसको नकार दिया गया तो फिर मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और ये कहने वाले थे प्रोफेसर वाटसन महोदय। कौन थे? वाटसन। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। तो और एक गैरेट भी थे। गैरेट महोदय ने क्या कहा? गैरेट ने जो मनोविज्ञान उसको मानव व्यवहार का अध्ययन बतलाया है। क्या बतलाया है? मानव व्यवहार का अध्ययन। ध्यान रखिएगा, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, जबकि जो गैरेट हैं, गैरेट ने क्या कहा है? गैरेट ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये कहा गैरेट महोदय ने, ठीक है। तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन बतलाया गैरेट ने। और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है ना, वो ये है कि भाई मनुष्य क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु मानी गई, वो विषय वस्तु ये मानी गई कि मनुष्य क्या करता है, यानी मानव क्या करता है, क्यों करता है और कैसे करता है। ये क्या मानी गई? विषय वस्तु। कि भाई मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है कि मानव क्या करता है, क्यों करता है और कैसे करता है।
अब जो व्यवहारवादी थे, यानी कि जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते थे, उन व्यवहारवादियों के अनुसार जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वे वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। व्यवहार का विज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान है उसको किसका विज्ञान माना गया? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान वर्तमान में किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान। और किसने माना व्यवहार का विज्ञान? ये माना वाटसन महोदय ने। जे बी वाटसन थे, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। अब जो व्यवहारवादी थे वो व्यवहारवादी ये कहते थे कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु वो कैसी होनी चाहिए? वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसको देखा जा सके और सुना जा सके। यानी कि वस्तुनिष्ठ मतलब जिसको देखा जा सके और सुना जा सके। व्यवहार को देखा, अनुभूत किया और परखा जा सकता है। जो व्यवहार है उसको देखा जा सकता है, परखा जा सकता है और अनुभूत भी किया जा सकता है। तो जो वाटसन महोदय थे उनके अनुसार क्या है कि व्यवहार एक क्रिया है। वाटसन महोदय के अनुसार व्यवहार क्या है? एक क्रिया है और जिसे वस्तुगत रूप में देखा और अवलोकित भी किया जा सकता है। और जो सभी प्राणी होते हैं वो भी क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। और इसीलिए यानी कि व्यवहार तो सभी प्राणी करते हैं, केवल मनुष्य ही व्यवहार नहीं करता है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी भी क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। अतः मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। महत्वपूर्ण, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है, क्योंकि पशुओं का भी एक व्यवहार होता है। अर्थात इसी बात को लेकर जो जेम्स ड्रेवर थे उन्होंने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली, मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति, उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। समग्र रूप ही क्या है? व्यवहार है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। व्यवहार को स्पष्ट करते हुए जेम्स ड्रेवर ने कहा कि मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान का दर्जा दिया है। ध्यान रखें आप कि जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान का दर्जा दिया है। विधायक विज्ञान का दर्जा दिया है जेम्स ड्रेवर ने। किसको? मनोविज्ञान को। क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान वैज्ञानिक कसौटियों पर क्रमशः निरीक्षण, आलेखन और वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन पर सत्य साबित होता है। इसलिए विधायक विज्ञान कहा है जेम्स ड्रेवर ने। किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान जो है व्यवहार के विज्ञान, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान का दर्जा दिया है। और वाटसन ने तो परिभाषा में शब्द व्यवहार जो शब्द है उसका प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है। जो वाटसन थे, यानी जो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले वाटसन थे, उन्होंने तो संकुचित अर्थ दिया है व्यवहार का। तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। तो हमने मनोविज्ञान को 4 अर्थों में पढ़ा। प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। अरस्तु के समय की बात करें, अरस्तु, प्लेटो, देकार्तो के समय की बात करें, उन्होंने माना आत्मा का अध्ययन। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा। पोम्पोनोजी का नाम याद रखिएगा।
17वीं शताब्दी में, जो कि 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया 19वीं शताब्दी में। और समर्थक कौन थे? विलियम वुंट थे मुख्य, तो विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे। उसके बाद मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। और व्यवहार के विज्ञान को स्पष्ट करते हुए जेम्स ड्रेवर ने लिखा है कि मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। और जेम्स ड्रेवर ने विधायक विज्ञान का दर्जा दिया है किसको? मनोविज्ञान को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यवहार का विज्ञान, वर्तमान में जो मनोविज्ञान को माना जाता है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं वाटसन, J.B. वाटसन उनका पूरा नाम। ठीक है, तो ये व्यवहार का विज्ञान, ये होने मनोविज्ञान के अर्थ जाने। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं और मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं महत्वपूर्ण। देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषाएं बहुत सारे जो दार्शनिक हैं मनोवैज्ञानिक उन्होंने दी हैं, लेकिन परिभाषाओं की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे। जो परीक्षाएं आती हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं एक आते हैं क्रो एंड क्रो, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं अक्सर। क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो क्रो एंड क्रो जो हैं वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान मानव व्यवहार, और मानव संबंधों का अध्ययन है। किसने कह दिया? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वहीं जो काल्पनिक महोदय हैं वो ये कहते हैं, हम बात करें काल्पनिक महोदय की, तो जो काल्पनिक हैं वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है। और जेम्स ड्रेवर जो है उनकी परिभाषा आपको भी बताई। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? तो जेम्स ड्रेवर जो हैं वो तो कहते हैं कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर्गत जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहा था। क्या कहा था? विधायक विज्ञान कहा। और उसने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मानव के साथ साथ पशु व्यवहार का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, और मैकडूगल जो थे, मैकडूगल ने कहा कि जो मनोविज्ञान वो आचरण और व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का विधायक विज्ञान है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं सभी। और तो पिल्सबर्ग ने भी कहा है कि भाई मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। लेकिन ये 3-4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिनकी परिभाषा आपको याद रखनी ही चाहिए। परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन यूं ही किसी को लिखने से, बेवजह लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। महत्वपूर्ण परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषाएं ऐसी हों जिनसे हमें मनोविज्ञान का अर्थ समझ में आए। तो ये परिभाषाएं जो मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और मनोविज्ञान का महत्व क्या है? आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस मनोविज्ञान को? क्या कारण है? क्या क्या काम आती है मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान का महत्व?
देखिए अभी कई साथियों के, जो साथी नए हैं, जिन्होंने अभी मनोविज्ञान के क्षेत्र में कदम ही रखा है, पढ़ना प्रारंभ ही किया है, वो सोच रहे होंगे कि हमें पढ़ना तो शिक्षा मनोविज्ञान है, हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं। तो साथियों आपको बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा जो है वो एक चर्चित शब्द है, उसका अर्थ अभिप्राय लगभग जानते हैं, लेकिन मनोविज्ञान क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान को जानेंगे तभी हम शिक्षा मनोविज्ञान को जानेंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले मनोविज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब हम मनोविज्ञान का महत्व जान लेते हैं कि मनोविज्ञान का आखिर महत्व क्या क्या है। तो देखो, मनोविज्ञान का बहुत सारा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान तो वैसे भी। तो एक तो जो मनोविज्ञान है वो क्या है कि मनुष्य को दूसरों को समझने में सहायक है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो दूसरों को समझने में सहायक है। भाई मनोविज्ञान से हम क्या है, दूसरों को समझते हैं, उसमें सहायता करते हैं हमारी, ठीक है। एक मनुष्य को आत्मज्ञान में सहायक है, आत्मज्ञान में सहायक है कौन? मनोविज्ञान। और जो मनोविज्ञान है वो मन की प्रक्रिया के ज्ञान के लिए, मन की जो प्रक्रिया है, मन की प्रक्रिया के ज्ञान के लिए मनोविज्ञान जरूरी है। साथ ही मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए। साथ ही जो मनोविज्ञान है वो हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके सफल संचालन के लिए, उद्योग धंधों के सफल संचालन के लिए क्या जरूरी है? मनोविज्ञान। और जो मनोविज्ञान है वो सफल नेतृत्व के लिए भी जरूरी है। मनोविज्ञान जो है वो सफल नेतृत्व के लिए भी क्या है? ज़रूरी है। साथ ही जो मनोविज्ञान है उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है ही। मनोविज्ञान जो खेल कूद में भी सहायक होती है, यानी खेल कूद में सहायक है, खेल कूद में सहायक है कौन? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का महत्व तो हर क्षेत्र में है लगभग, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में भी सहायक है, मनोविज्ञान जो है वो क्या है? वो सामाजिक क्षेत्र में सहायक है, सामाजिक क्षेत्र में सहायक, ठीक है। मनोचिकित्सा में सहायक, यानी कि मनोचिकित्सा क्षेत्र में, मनोचिकित्सा जो क्षेत्र है उसमें भी सहायक है कौन? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अध्यापक है, ठीक है, चिकित्सक है, न्यायाधीश है, वकील है, उन सब के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी सहायक है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी मनोविज्ञान सहायक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या सहायक है? मनोविज्ञान सहायक है, ठीक है। साथ में रक्षा के क्षेत्र में सहायक है, रक्षा क्षेत्र में सहायक, यानी कि मनोविज्ञान रक्षा क्षेत्र में भी सहायक है। अपराधियों को समझने में सहायक है, अपराधियों को समझने में सहायक। इसके अलावा जो छात्र के अभिभावक होते हैं उनको समझने में, छात्रों को समझने में, शिक्षक के कार्यों में, ठीक है, यानी कि छात्रों, शिक्षकों के कार्य में सहायक।
कौन? मनोविज्ञान। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपना कोई ऑफिस है तो उसका जो कोई प्रधान है या उसका जो इंचार्ज है उनमें उनके कार्यों में सहायक होती है। ठीक है। निर्देशक कार्यों में सहायक होती है। निर्देशक यानी हम कह सकते निर्देशन क्षेत्र में सहायक। कहने का मतलब मनोविज्ञान लगभग हर क्षेत्र में सहायक है। मनोविज्ञान का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है। मनोविज्ञान का महत्व एक विस्तृत रूप में है। तो साथियों, मनोविज्ञान का महत्व हमने जाना। तो 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनोविज्ञान से संबंधित हमने चर्चा की। हमने जाना कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है और मनोविज्ञान का महत्व क्या है। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराते रहें। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।